भक्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, प्रत्येक क्रम में एक नई बीमारी का इसमें प्रस्तुतिकरण रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो फोकस करता है। आवाज आ रही है? भाई साहब आवाज जी भाई साहब आवाज नहीं क्लियर है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है और गूंज रही, आवाज गूंज रही। पवन जी आवाज सही कीजिए। आपके तो ठीक आ रही है। ठीक कर रहे हैं भैया, अरे पता नहीं क्यों तो दिखा लेते ये स्पीकर कभी खराब हो। भैया ठीक हो गई क्या? नहीं भाई साहब नहीं, है? आपका माइक काम नहीं कर रहा लगता। ऐसा? हाँ अब? हाँ अभी ठीक है, अब चालू है। चालू है? हाँ अब बराबर है। आवाज आ रही है? अब बराबर है, बढ़िया है, बराबर है। बराबर। चलिए, आज का विषय बात चल रही थी, इस यात्रा के माध्यम से हम लोग यूं भी काम करते हैं, क्योंकि हम एक संस्था के लिए काम करते हैं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा हम सब भाइयों को प्राप्त हुई और ये यात्रा प्रारंभ हो गई और वर्ष 1 साल पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे। इसका हमारा फोकस है मुख्य रूप से, जो आप कहीं पर भी आप जितने भी इन बीमारियों के बारे में जानकारी लेते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। कहीं पर भी लें, यूट्यूब से लें, आप गूगल से लें, और उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन्स वाली जानकारी आती है। एक डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब करता है, दूसरा डॉक्टर उसको क्रॉस करता है। एलोपैथी वाला अलग बोलता है, होम्योपैथिक वाला अलग बोलता है, आयुर्वेद वाला उसमें अलग क्रॉस कर देता है। तो भाइयों बहनों, हमारा इसमें जो चिंतन है और जो फोकस है वो ये है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा के जो उपचार हैं और बड़े सरल हैं, और ये मत समझ लेना जो सरल चीज है उसमें वो काम नहीं करती, बहुत चमत्कारिक है। आपको विश्वास दिलाते हैं, हर बार हम इस पे जोर देते हैं कि आपको जो भी बीमारी और हम जो उपचार बताते हैं आप करके देखिए उसको। आप इतना आश्चर्य पाएंगे कि कोई दवाई नहीं ली आपने, कोई आपने ऐसा ना आयुर्वेद लिया, ना होम्योपैथ लिया, ना एलोपैथ लिया, ना कोई सर्जरी कराई और आपकी बीमारी क्योर हो गई धीरे धीरे। क्योंकि नेचुरोपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, और बात भी सही है, कि हमारे शरीर का जो संचालन होता है तो उसमें इस संचालन के क्रम में बहुत सारे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं। अब वो हमारे फूड्स के कारण, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के कारण और हमारे जो अंग काम करते हैं उनके कारण वो गंदगी जब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है
भले वो हमारा लीवर है, वो लंग्स है, हमारा पेनक्रियाज है, हमारा स्प्लीन है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारा किडनी है, हमारा हार्ट है, कोई भी हो, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गंदगी आती है, हर जगह जमा होती है। हमारा ब्रेन है, तो इन सब में जमा होती है। जहां भी काम होगा वहां गंदगी होगी। तो भाइयों बहनों, उस गंदगी को यदि हम क्लीन करते रहें, तो पहले तो प्रतिदिन हमारा जीवन का क्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि 24 घंटे में जो शरीर ने गंदगी बनाई है वो निकल जाए, तो डिपॉजिट नहीं होती है। और यदि हमारा भोजन का क्रम और हमारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की रही कि उसमें सदैव गंदगी ज्यादा बन रही है, तो सच मानिए आपको इतनी लाइलाज बीमारी हो जाती है, डॉक्टर एलोपैथी भी हाथ टोक देती है। एलोपैथी तो कह रही है मामला कि भाई रेगुलर मेडिकेशंस होता है वहां, तो रेगुलर यानी उस गंदगी को दबा के रखा जाता है और डोज बढ़ाए जाते हैं। तो भाइयों बहनों, यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, इस धरती पर आपने मानव का जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आनंदित जीवन जीना है, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना ही पड़ेगी, नेचर की तरफ लौटना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए आप। और इसमें कोई व्यापार नहीं है। बाकी आप आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो वहां भी लेना देना होता है, आप होम्योपैथ जाते हैं वहां भी लेना देना होता है, एलोपैथ में तो है ही है व्यापार। ये तो ऐसा है जो घर के इलाज है। अब आपको मिट्टी पट्टी बता दी, आपको ठंडी पट्टी बता दी, फॉल लपेट बता दिया, आपको गर्म पैर स्नान बता दिया, आपको हिब्बात बता दिया, उसमें कहाँ लाना है आपको? कुछ भी तो नहीं लाना है। तो हमारा दिली फोकस है ये, और हमारा फोकस नहीं है। हम परम पूज्य गुरुदेव और महात्मा गांधी दो का हमारे दिमाग में रहता है। महात्मा गांधी सदैव कहते थे कि मेरा ये भारत गरीब देश जब भी यदि स्वावलंबी बनेगा स्वास्थ्य के बारे में, तो इसका आधार प्राकृतिक चिकित्सा होगी। मुझे उनका वो सीन याद आता है, नेचुरोपैथिक किताबों में छपता है कि विनोबा भावे लेटे हुए हैं और महात्मा गांधी उनकी चिकित्सा कर रहे हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, मिट्टी की पुलटिस लगा रहे हैं उनको। वो सीन मुझे सदैव याद रहता है। दोनों महान संत और परम पूज्य गुरुदेव का पुरुषार्थ ध्यान रहता है। इतना बड़ा वांगम है, एक पूरी रामायण जितना मोटा, जीवेम सरदा सतम, उन्होंने पूरा नेचुरोपैथ, ऐसा नेचुरोपैथ उन्होंने लिखा है कि बड़ा गहरा और बड़ा सरल कहीं नहीं मिलता है। तो भाइयों बहनों, हमारी जो ये यात्रा है ये इसी को आगे बढ़ाने के लिए है कि हमारे जो भी परिजन जुड़ते हैं, और हम ये निवेदन भी करते हैं कि ये बातों को आप अधिकतर लोगों तक फैला दिया करें। हम ये नहीं कहते कि साहब ये क्लिक करो ना ये करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लोगों को तो आजकल ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिससे वो ज्यादा उनके व्यूवर्स बढ़े, ज्यादा लोग लाइक करें, उनको पैसा मिले। हमें जिंदगी में पैसा लेना नहीं है, जो भी हमारे पास है हमको तो देना है। तो हम चाहते हैं कि उसको आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाओ, तो शायद वो कुछ करने लगे तो उनकी समस्या जीवन से हट जाए। चलिए आज की बात प्रारंभ करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है प्रोस्टेट शब्द आता है, अब तो ये जनरलाइज हो गया है। पहले तो लोग नहीं जानते थे, पर आज तो किसी के भी मुंह से बात करो प्रोस्टेट जनरल शब्द हो गया है। अंग्रेजी शब्द है पर इसको सब जानते हैं। हिंदी में पौरुष, प्रोस्टेट ग्लैंड, हिंदी में इसको पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, पौरुष ग्रंथि। तो ये समस्या बड़ी आम है, और 40-50 के बाद में तो जनरल है, और 60 से 80 के बीच में तो 70-80-90% लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। इतनी जनरलाइज समस्या है आज की तारीख में। एक स्टडी कर रहे थे हम, उस रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि वर्ल्ड के अंदर चौथी ये ऐसी बीमारी है जिससे सबसे अधिक डेथ होती है। भारत में तो कम होती है पर वर्ल्ड में ज्यादा होती हैं। तो भाइयों बहनों, इसके बारे में चर्चा करें। ये जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये बीमारी का नाम नहीं है। हमने कहा जितनी भी चीजें भगवान ने यदि शरीर बनाया है तो उसमें उनकी उपयोगिता है। आज गॉल ब्लैडर की हमने बात करी तो उसकी उपयोगिता है, भले उसको काट कर फेंक दो आप। अब यदि हम प्रोस्टेट की बात करते हैं तो उसकी उपयोगिता है, भले ही डॉक्टर निकाल के फेंक दे समस्या आने पर। एलोपैथी में चीरफाड़ होती है और निकाल दिया जाता है, पर उसकी उपयोगिता है। तो भाइयों बहनों, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसकी लोकेशन, हमारा जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन भरा रहता है, किडनी से 2 ट्यूब्स आती हैं, फिर वो ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है। उस ब्लैडर के नीचे
अखरोट जो होता है हमारा, अखरोट जस्ट लाइक अखरोट या एक बड़ा नींबू, ऐसी आकृति की एक ग्लैंड रहती है और उसका जो वजन रहता है लगभग 20 ग्राम का एवरेज, उसका औसत उसका वजन है, वो उसमें लगी रहती है। वो जो एक ट्यूब होती है जो उस ब्लैडर से निकलती है, ऐसी जैसे समझ लीजिए हमारी जैसे उंगली है, ऐसी ट्यूब रहती है, ऐसे समझ लीजिए जैसे पेन, ऐसी उस ब्लैडर से जो ट्यूब होती है उसके चारों तरफ रहती है। ट्यूब बीच में हो गई और चारों तरफ ये ग्लैंड हो गई। अब होता क्या है कि जब तक ये नॉर्मल है तो वो ट्यूब से हमारा यूरिन पास आउट होता रहता है, पर जब इस प्रोस्टेट के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं, यानी इसका आकार बढ़ता है, सबसे बड़ी तो बात वही है, आगे हम बताएंगे, तो वो ट्यूब के ऊपर प्रेशर आता है। ट्यूब जो फूली हुई ट्यूब है जिससे यूरिन पास आउट हो रहा है, वो प्रेस हो जाती है, दबती है, तो उसमें बस यूरिन पास आउट की समस्या हो जाती है। ये समझ लीजिए आप, बस यही प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है। अब इसमें जो ये 3 प्रकार की समस्या इसमें उठती है, आप समझ लीजिए, वैसे इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो एक तो समस्या है कि इसमें जो है जलन, मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशंस, सूजन, तो ये एक आम समस्या है। इसको कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। इसको एलोपैथी में जो डॉक्टर नाम लेता है तो प्रोस्टेटाइटिस, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसमें सूजन आती है और व्यक्ति को जो है एक्यूट और क्रोनिक, ये मतलब तुरंत आती है और ठीक हो जाती है, या लगातार भी चलती है, दोनों प्रकार की होती है प्रोस्टेटाइटिस। टिस का मतलब होता है वही जलन, आर्थराइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, ये टिस जो शब्द लगता है एलोपैथी में, इसमें मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन, तो ये इसमें ग्रंथि में आ जाती है, दर्द होता है, ये इसका लक्षण है। इसके बाद में जो दूसरी समस्या है, जो सबसे बड़ी आम समस्या है भारत में, वो है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका बढ़ जाना। ये है मेन जो समस्या है जिससे व्यक्ति पीड़ित रहता है। 40 के बाद पीड़ित हो ही जाता है, वो ग्रंथि बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। अभी हम जो 20 ग्राम की बात कर रहे हैं, वो 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम की प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, वो ट्यूब छोटी हो जाती है। ये जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है और इसके इलाज चलते रहते हैं, मेडिकेशन चलता रहता है और चीर फाड़ करके उस ग्लैंड को अंदर के मेटेरियल को निकाल दिया जाता है। और तीसरी जो समस्या इसमें आती है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये विदेशों में, यूरोप में ज्यादा है, इसलिए वहां पर इसका टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई इसको आप जांचते रहो, तो और ये नहीं जांचे तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो भारत में इसकी समस्या कम है, भारत में जो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी समस्या ज्यादा है, और विदेशों में कैंसर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में प्रोस्टेटाइसिस हो जाता है, और यदि वो रेगुलराइज रहता है तो फिर वो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, वो भी रेगुलराइज रहता है, तो उसके बाद ये प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर तो हुआ, तो इसकी भी 4 स्टेज आती हैं। कैंसर 4 स्टेज में आता ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड में तो इसके सिम्टम्स ही नहीं दिखते, तो पता ही नहीं पड़ता उसको प्रोस्टेट कैंसर हो गया। और थर्ड, फोर्थ में आगे दिखते हैं तो तब कंट्रोल नहीं होता, वो क्योरेबल नहीं है कैंसर, तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये खतरनाक मामला है, पर इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड पर ध्यान नहीं दिया तो ये हो ही जाता है। अब इसमें एक एलोपैथी में बहुत अच्छा रास्ता निकाल रखा है, एक टेस्ट होता है जिसको PSA टेस्ट बोलते हैं। ये 400-500 रुपए में एलोपैथी में ब्लड टेस्ट होता है, तो इसको कराते रहना चाहिए। इसका मतलब ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट इसका नाम है। तो जब इसको टेस्ट को करते तो पता पड़ जाता है भी कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं क्या, तो ये जो है वो उसको पता लग जाता है। बीच वाला जो है ना, उसका एक दूसरा नाम भी है जिससे उसकी स्थिति क्लियर होती है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड तो है ही है, इसको होता है BPH भी बोलते हैं इसको, BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ये भी इसका BPH एक जनरल नाम हो गया आजकल। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का जो जनरल नाम है एलोपैथी में जो जानते हैं वो BPH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, BPH।
तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, तो ये समझ लीजिए आप बात। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दो चीजें, तो पहली और अंतिम ये बीच की कड़ी है। अब आइए सेकंड जो हमारा क्रम रहता है वो इसके लक्षण की बात करते हैं कि भाई आप कैसे पहचानें कि आपको बीपीएच हो गया है, यानी ग्रंथि आपकी बढ़ गई है। तो अब इसकी जो सबसे जो मुख्य पहचान है, जब आप पेशाब कर, अच्छा ये ध्यान रखो, ये बीमारी पुरुषों की है, महिलाओं में ग्लैंड होती ही नहीं है। अच्छा, इस ग्लैंड का काम क्या है ये भी तो समझ लो। जैसे मैंने कहा भी गॉल ब्लैडर का काम है, वैसे तो उसका कोई काम नहीं उसमें, जैसे हमने उस यात्रा में बताया था। अब इसकी बात आ रही है कि इसका काम यह है कि इसमें एक फ्लूइड बनता है, एक लिक्विड बनता है, जो हमारे स्पर्म जब आते हैं हमारे मूत्र उस द्वार में, जब इसका जब सेक्सुअल लाइफ जीता आदमी, जब स्पर्म आते हैं तो इस ग्लैंड से एक चिपचिपा पदार्थ उसमें जुड़ जाता है, स्पर्म के साथ जुड़ जाता है। पुरुषों की बीमारी है, महिलाओं की तो है नहीं। जो जुड़ जाता है चिपचिपा पदार्थ, तो उसमें क्या करता है, वो जो मीडियम है, वो जो माध्यम है, वो स्पर्म को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसको नरिश भी करते हैं, यानी तो उसके एक माध्यम बन गया वो चिपचिपा चिकना पदार्थ रहता है वो हमारी सेक्सुअल लाइफ में, जिसकी उपयोगिता है। भगवान ने इसलिए कुछ, हर चीज की उपयोगिता है। तो ये बनाता है, जिस तरह से 50 की उम्र में बहनों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद हो जाता है, इस तरह से ये 50 की उम्र के बाद ये ग्रंथि बढ़ना शुरू हो जाती है। उधर तो स्टॉप होता है, इधर ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ये दिक्कत है। तो अब इसको क्या है, इसकी जब ये बढ़ती है, मुख्य पहचान सबसे बड़ी, जब आप पेशाब यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो आपको पेशाब देर से गिरता है। आप खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, प्रेशर देना पड़ता है बहुत ज्यादा, जैसे इच्छा करते हैं वो आता नहीं, थोड़ी देर लगती है, तो समझो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या प्रारंभ हो रही है। हिचकिचाहट होती है और देरी से आता है, एक लक्षण ये हो गया। दूसरा, बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार थोड़ा 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 थोड़ा, ये दूसरा इसका लक्षण है। यदि आपको ये हो रहा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड आप कराइए चेक जो है। इसके बाद में मूत्र की जो धार है उसका प्रेशर कम हो जाता है, जो उसकी जो धार मोटी गिरती है वो पतली हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है, ये भी इसका एक लक्षण है। धार बूंद बूंद करके भी टपकता है, बारीक के बाद में बूंद बूंद करके भी यदि गिरता है तो भी इसकी पहचान है। हमारा जब यूरिनेशन करते हैं तो उसमें जलन होती है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और जब हम त्याग करते हैं तो उसमें कठिनाई भी होती है, ये भी इसका एक लक्षण है। इसी के साथ में जब यदि समस्या बढ़ गई है तो जब हम शौच करते हैं यानी मल त्यागते हैं तब भी हमको कठिनाई होती है, ये भी इसकी समस्या है। और सबसे जो प्रधान इसका जो लक्षण है, जब रात को आप सोते हैं तो बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार, ये इसका प्रधान लक्षण है। और ये होता ही है, एक तो आदमी की उम्र बढ़ गई और दूसरी जब रात को सो रहा है तब उसको बार बार उठना, तो जो उसका जो एक लाइफ जो अच्छी होना चाहिए वो तो बिगड़ ही जाती है, नींद पूरी होती नहीं, बार बार पेशाब जाना, इसका प्रधान लक्षण है कि रात्रि में बार बार यूरिनेशन होता है। एक दो बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार हो जाए तो भी, पर बार बार होता है, हर एक आध घंटे के बाद जाना पड़ता है व्यक्ति को। बुजुर्ग वैसे भी ओल्ड एज होती है और ये बार बार यूरिनेशन की समस्या हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जिस तरह कभी आपको कोई पेशाब रोकने की बात आती है, वैसे रोकना तो चाहिए ही नहीं, उसमें भी आप पेशाब रोक नहीं पाते, रोका तो उसमें कपड़ों में निकल जाता है, ये भी इसका एक लक्षण है। इसके बाद में क्या होता है, आपका ब्लैडर, आपको ऐसा लगता है जो ये मूत्र की जो थैली है जिसमें पेशाब भरा रहता है, ऐसा लगता है खाली नहीं हुआ। आप पेशाब करके आए और आपकी फीलिंग ये रहेगी भरा हुआ है, जिस तरह आपको कब्ज रहती है ना, तो जब आप फ्रेश होते हो तो लगता है भरा हुआ है, ऐसे ही आप जब पेशाब करते हो तो गॉल ब्लैडर भरा भरा लगता है, ये भी इसकी एक पहचान है भाई आपको कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें जो हमने बताया कि एक दूसरा प्रकार जो जिसमें कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन जब हो जाता है उसके थोड़े से लक्षण बढ़ जाते हैं।
इसमें क्या है, तो एक इनलार्जमेंट की बात बताई, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपको बुखार भी आता है ना, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन से कुछ भी हो सकता है, बुखार भी आ जाता है। और उसके बाद में जलन वगैरह ये तो करती है, कतरे गिरते हैं उसमें पेशाब के साथ, टुकड़े गिरते हैं, चिकने चिकने चिकने, तो ये इसके इन्फेक्शंस की पहचान है। इसके बाद में जाके पेशाब पूरा रुक जाता है, उसको जो है एलोपैथी में उसको कैथेटर लगा के तब निकालते हैं, है ना, वो थैली लटकी रहती है, पेशाब बंद हो जाता है, ये इसके इन्फेक्शंस की पहचान है। मवाद पस बन जाता है उसके अंदर, रक्त भी गिरना शुरू हो जाता है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो ये इसकी सीवियर कंडीशंस है। तो ये इसके लक्षण हमने आपको बताए कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है। और वो कोई भी हमने 3 टाइप्स आपको बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, प्रोस्टेटाइटिस बताया है, इनलार्जमेंट यानी बीपीएच बताया है, और प्रोस्टेट कैंसर बताया है आपको। तो बीच वाला नॉन कैंसर है और लास्ट वाला कैंसर वाला है, दोनों में बढ़ती ग्रंथि, बढ़ती दोनों में, कैंसर वाले में भी ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ, और इसमें भी बढ़ती है। तो बीच वाला जो है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नॉन कैंसरस है, बीपीएच जिसको बोलते हैं, बिनाइन, और जो कैंसर है वो तो है ये कैंसर, उसमें बढ़ती है। तो ये लक्षण की बात, आगे बढ़ते हैं। कारण उम्र के साथ ये होता ही है, समझे ना, और यदि आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो बिल्कुल होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हमारी ये स्थिति है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे महिलाओं में होते हैं ऐसे हैं पुरुषों में भी होते हैं। महिलाओं में होते हैं तो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद हो जाता है, और पुरुषों में होते हैं तो चूंकि ये सेक्सुअल जो हमारे सिस्टम है उससे जुड़ी हुई ग्रंथि है, उसी में इसका रोल भी है, ये लिक्विड फ्लूइड बनाती है, लिक्विड बनाती है, तो ये बढ़ती है, ये एक नेचर की वो है। तो एक तो इसका कारण ये हो गया, ओल्ड जो हमारी जो बढ़ती उम्र है, ये इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा जो हमारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये भी इसका एक कॉज हो जाता है। यदि आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो ये भी इसका एक मुख्य कारण बन जाता है। तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो सकती है। बहुत अधिक जो कामुक व्यक्ति होते हैं, जो सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा जीते हैं, उम्र भी हो जाती है और उसके बाद भी नहीं छोड़ते हैं, तो उनको भी ये ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, जिनका चिंतन भी कामुकता से भरा रहता है। हर महिला में उनको यही चीज दिखती है, शादीशुदा भी रहते हैं तो भी बुढ़ापे में वो वानप्रस्थ में नहीं जाते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो उनको भी समस्या होती है, होना ही है। हमने कहा ना 70, 80, 90% लोग इससे प्रभावित हो रह जाते हैं। तो आज तो भारत में कामुकता का नंगा नाच है, बिल्कुल नंगा नाच। ब्रह्मचर्य की बात तो आज की तारीख में मजाक का विषय बन गई है। आदमी का डबल बेड कल्चर खत्म हो ही नहीं रहा है। भाई शादी होती है सृष्टि संचालन के लिए, संतति उत्पत्ति के लिए, उसके बाद में उसने तो इसमें आनंद खोज लिया है, तो ये तो समस्या उसको होना ही होना है, ये समझ लो आप। कामुकता इसमें बड़ा रोल है, इसलिए समस्या ज्यादा है। दूसरा, बहुत ज्यादा जो पित्त वाले पदार्थ हम खाते हैं, तेल और तला भना, उनको बहुत होती है, क्योंकि पित्त प्रॉब्लम है ये आयुर्वेद के अनुसार, तो उनको भी ये दिक्कत हो रही है। तो है ही है, आज चाट पकोड़ा पूरी पराठा चाहे जवानी में खा रहा है, बुढ़ापे में भोगेगा। ये जो जुबान है ना, जवानी में लपालप कर रही है, और हमने पहले ही बताया 40 के बाद, 40 से पहले तो होती नहीं प्रोस्टेट, 40 के बाद होती है, 40 के बाद 50 में और बड़े ज्यादा लोग मिलेंगे, 60 वाले और ज्यादा मिलेंगे, 70 वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, 80 वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, होती है, बड़ा समस्या रहती है, कटवाटा पिटवाता है, बहुत दिक्कत है। तो ये पित्त वाले जो पदार्थ, जो तला भुला तेल मसाले, चाट पकोड़े, ये सब खाते हैं, उनको तो होना ही होना है। उसके पास में जो ये ग्लैंड है, तो यहाँ कहीं कोई कभी टेस्टिज में, आपके पेनिस में, आपके इधर गुदा द्वार के आसपास कहीं चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कैथेटर जो औजार, जो यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम जिनको किडनी की होती है, पेशाब साफ निकालते हैं, यदि उसको बार बार करते हैं तो भी ये ग्लैंड पर प्रभाव आ जाता है, तो भी बढ़ जाती है ये भी इसका कारण है। एक जेनेटिक कारण भी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है किसी को भी, इसलिए पहले जब विवाह करते थे तो 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड देते हैं, 7 पीढ़ी का, 7 जनरेशंस,
जब 7 पीढ़ी का वो मिलाते थे बायोडाटा। ये हमारे ऋषियों का कल्चर देख लो आप। क्योंकि क्या होता है, जीन सेग्रीगेट करते हैं। आपके माता पिता के 50-50 रहेंगे, फिर आपकी दूसरी पीढ़ी आएगी उसके 25, फिर उसके बाद में 12.5, उसके बाद में 6.25, इस तरह घटते चले जाते हैं जीन्स का इफेक्ट। 7वीं पीढ़ी में वो चीज खत्म होती है, कोई चीज है। तो आपको किसी पीढ़ी में आपकी जेनेटिक हिस्ट्री इस प्रकार की है कि पीढ़ी में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है जेनेटिक प्रॉब्लम में जो है। इसके बाद आप डायबिटिक पेशेंट है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर आपको होने की संभावना है, ये भी इसका एक कारण है। आपको बहुत मेंटल प्रेशर रहता है और आजकल तो रहता ही है, पूरी दुनिया का लोड वही लेके चलना चाहता है और खूब धन कमाना चाहता है। तो जिनको स्ट्रेस रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है, उनको भी ये दिक्कत होती है। अच्छा, हमने बता दिया, अभी तो होती नहीं, अभी आप खूब लोड ले रहे हैं, खूब कंप्यूटर पे भिड़े हुए हैं, पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, ये समस्या आएगी आपको 40 के बाद। तो उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की इसलिए कहते हैं भैया हल्का फुल्का जीवन जियो। परम पूज्य गुरुदेव का यही कहना है कि स्पिरिचुअल एरा, आध्यात्मिक युग की तरफ यात्रा करो, आगे धीरे धीरे कम साधनों में आनंद के साथ जीवन जियो। क्यों बेकार में लाइफ को खराब करते हो? बाकी जीवों को देख लिया करो, बिना साधनों के भी जीवन अच्छा चलता है। कभी कभी गरीब बस्तियों में चले जाया करो, उसमें भी आपको आनंद आ जाएगा, संतोष मिलेगा आपको। तो भाइयों बहनों, मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस भी इस बीमारी का मुख्य कारण है, उनको भी होती है। और जो नेचुरल काल, जो अर्जिस, उनको रोकते हैं, भाई काम कर रहे हैं, पेशाब आ रहा नहीं जाएंगे, फ्रेश होने का मन कर रहा नहीं आएंगे, और शर्म के कारण यदि गैस बन रही है तो नहीं त्यागेंगे, जबाई आ रही है तो भाई हाई प्रोफाइल है तो जबाई नहीं लेंगे, है ना, उबासी मुंह फाड़ना है। अरे जो भी नेचर कॉल कर रही है रोको मत उसको। नेचर के जो कॉल्स हैं, आपको जबाई आ रही है तो जबाई लो, आपको छींक आ रही तो छींको, आपको यदि गैस पास आउट हो रही गुदा द्वार से तो पास आउट करो, आपको यूरिनेशन हो रहा है, पेशाब आ रहा है, पेशाब जाओ, आपको फ्रेश होने की इच्छा तुरंत जाओ। नेचुरोपैथी के सूत्र जोड़ देते हैं, यदि आपकी इच्छा हो जाऊं या ना जाऊं तो जरूर जाओ, और यदि आपकी इच्छा हो तो खाऊं या ना खाओ तो बिल्कुल मत खाओ। खाने को रोको, क्योंकि उसमें आपका इच्छा ही नहीं, भूख है, आपकी इच्छा है, भूख में तो कुछ भी हो खाया जाता है। खाऊं ना खाऊं ऐसा मन हो तो बिल्कुल मत खाओ, जाऊं ना जाऊं फ्रेश होने की बात हो तो बिल्कुल जाओ। तो भाइयों बहनों, नेचुरल काल अर्जिस को नहीं रोकना चाहिए, उनको समस्या होती है। इरेगुलर लाइफ स्टाइल, कभी भी सो जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे, ये तो बीमारियों का उनको घर बनना ही बनना है। यदि इस प्रकार, तो ये बीमारी भी इस प्रकार की लाइफ स्टाइल में ये भी एक कारण बनता है। और जिनको सेक्सुअल डिजीज है, सिफिलिस की बीमारी है, गनोरिया है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एज फैक्टर तो बता ही दिया हमने, उम्र बढ़ती है और ये पहला आपका काल खराब रहा, 40 तक की यात्रा आपकी खराब रही, पित्त का भोजन करते रहे, सेक्सुअल लाइफ बहुत अधिक रहते रहे, कामुक चिंतन मना रहा, ऊपर की जो चीजें बताई वो होती रही, तो आपको 40 के बाद इस समस्या के बहुत कुछ चांसेस बन जाते हैं। घुड़सवारी करने वालों को भी होती है, ऊंट पर जो यात्रा करते हैं उनको भी हो जाती है, क्योंकि उनके ऑर्गन पर दबाव, पीठ जो कड़क होती है ना, तो दबाव लगे रहते हैं, उनको समस्या हो जाती है। चलिए, ये लक्षण बताए, कारण बताए, अब यात्रा करते हैं आगे। नेचुरल ट्रीटमेंट्स, प्राकृतिक उपचार, हम कोई दवाई नहीं बताते आपको, हमारा उद्देश्य प्राकृतिक उपचार। इन सरल चीजों को खाली सुनने तक मत रहना भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हैं। आप ऐसी स्थिति बना लीजिए अपने शरीर की कि आप प्रतिदिन उपचार लेते रहे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, उसमें गंदगी नहीं आएगी, और गंदगी आएगी तो आपको लाइलाज बीमारी घेरेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक तो उम्र बढ़ेगी, उधर आपका शरीर का यंत्र कमजोर होगा क्योंकि उसने खूब काम कर लिया, किडनी ने लंबे समय काम कर लिया, लीवर ने काम कर लिया, पेनक्रियाज ने काम कर लिया, टॉक्सिन्स भर गए, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। फिर आप इलाज नहीं होता, फिर बिस्तर पे यात्रा कटती है और मृत्यु होती है समय से पूर्व, खूब पैसा खाली करके जाते हैं आप घर समाज का। तो भाइयों बहनों, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने पर ध्यान रखो और ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि टॉक्सिस इकट्ठे ना हो। आपका 2 चीजें, आहार, आपका भोजन और आपका विहार, आपका जीवन क्रम
24 घंटे किस प्रकार से आप व्यतीत करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं, ये बात पर ध्यान दो। और आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, इस पर ध्यान दो। यदि आहार विहार को आप ठीक रखेंगे और नेचर के माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। आइए इस बीमारी के लिए प्राकृतिक उपचारों पर बढ़ते हैं आगे। तो पहला उपचार तो हमने कहा बेस, नींव। हर बीमारी के लिए जिस तरह हर मकान के लिए नींव की जरूरत होती है, कॉलम बीम की जरूरत होती है, इसी प्रकार से नेचुरोपैथी में सबसे प्रधान जो माध्यम है वो है एनीमा। कोई भी बीमारी होती है उसके उपचार में जब हम बढ़ते हैं तो उसका एनीमा हमारा आधार है। इसलिए हमने कहा था कि एनीमा का सरल तरीका हम लोगों ने अब लैट्रिन वाला इजाद किया है कि भाई आप लेट के नहीं, आप तो लैट्रिन में फिट करो एनीमा डब्बे को। तो भाइयों बहनों एनीमा लीजिए आप, वही तरीका बार बार बताते हैं। पेट पर यदि कर सको तो गर्म ठंडा सेक कर लो, नहीं तो वैसे भी ले लो। पर जब बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो गर्म ठंडा सेक करेंगे। प्रारंभ में गर्म एनीमा लेंगे, उसके बाद में फ्रेश वाटर का भी ले सकते हैं। तो इसमें आप गर्म पानी का, नींबू का, फ्रेश वाटर का, पहले गर्म पानी का लो, फिर नींबू डाल कर लो, फिर फ्रेश पानी का लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एनीमा से आपका तंत्र, बड़ी आंत साफ, बड़ी आंत यदि साफ रहती है तो आपकी बॉडी बहुत सारी गंदगी को वापस बुला लेती है बड़ी आंत, और फिर फेंक देती है। तो उसके फेंकने का क्रम प्रारंभ हो जाता है गंदगी, और फेंकते नहीं है तो रुक जाती है, वो ब्लड में समाहित हो जाती है। क्योंकि जो बड़ी आंत से आपका जो वाटर है ना वो एब्जॉर्ब होता है, उसी के माध्यम से टॉक्सिन्स आपके शरीर में चले जाते हैं। तो उसको साफ कर रखो, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, बॉडी को जब आपकी बड़ी आंत को साफ नहीं होती है, फॉल लपेट, ये करो आप, है ना। तो ये यदि आप करते हैं फॉल लपेट तो आपकी बड़ी आंत मजबूत हो जाती है, गंदगी को फेंकती है, रुकती नहीं है उसमें, फिर एनीमा की जरूरत भी नहीं लगती है। फॉल लपेट आप रेगुलर लेते रहेंगे तो एनीमा की जरूरत नहीं लगेगी और बड़े चमत्कार होंगे। अगली, आप जो है कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपकी चमड़ी चालू हो जाए। तो आप फुट बाथ ले लीजिए, स्टीम बाथ ले लीजिए, फुल बॉडी सीट पैक लीजिए। ये भी गंदगी को निकालने का। पहले पसीना आता था, कोई एसी नहीं था, कोई कूलर नहीं था, व्यक्ति चलता था तो पसीना आता था, वॉक करता था तो पसीना आता था, काम करता था तो पसीना। अब तक तो काम बंद हो गया और साधन जो ऐसे हो गए जिसमें पसीना ना शरीर से निकले तो गंदगी नहीं निकलती। तो उस गंदगी को निकालने के लिए आप फुट बाथ कर लो, स्टीम बाथ कर लो, या आप फुल बॉडी सीट पैक ले लो, कैसे भी पसीना निकल जाएगा आपका। सन बाथ कर लो, है ना, तो आपका पसीना बाहर हो जाएगा। ये तो आपकी बॉडी को शुद्ध कर लिए। अब इसकी जो प्रधान चिकित्सा है वो जो लेंगे आप, वो है गरम ठंडा हिप बाथ। ये इसकी मुख्य चिकित्सा है, गरम और ठंडा। ये इसके या तो 2 टब ले सकते हैं या एक ही टब में पानी बदलते रहें। जब बीमारी है तो करना पड़ेगा। तो गरम ठंडा, गरम लीजिए, ठंडा लीजिए। गरम नहीं लिए, पहले गरम टब में बैठिए पानी डाल के और लीजिए उसको 5-7 मिनट के लिए, फिर ठंडा आइए। गरम ज्यादा समय लेते हैं क्योंकि बॉडी गरम देर में होती है, ठंडी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए इसका जो नेचुरोपैथी जब कहती है तो वो 3:1 का कहती है कि 3 गुने समय में शरीर गर्म होता है, 1 गुने में ठंडा हो जाता है। यदि कोई ट्रीटमेंट आपने 6 मिनट लिया है गर्म तो 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। या बराबर, अब तो हम लोग कहते हैं भी बराबर भी कर लो, चलो आप नहीं याद रहता है तो 5 मिनट आपने गर्म लिया, 5 मिनट ठंडा लिया, 5 मिनट गर्म लिया, 5 मिनट ठंडा लिया, 5 मिनट गर्म लिया, 5 मिनट ठंडा लिया। ये आपके यूरिनरी ट्रैक की जितनी बीमारी है, किडनी स्टोन में भी काम करेगा, आपको यूरेथ्रा वाली प्रॉब्लम में भी काम करेगा, जो यूटेरस जो नलियां उनमें भी काम करेगा, आपके गॉल ब्लैडर, इसमें जो गॉल ब्लैडर नहीं, जो आपका यूरिन ब्लैडर है उसमें भी काम करेगा। ये आपके जनन के सारे रोगों में काम करेगा और ये इसकी प्रधान चिकित्सा है गर्म ठंडा से। ये ही बात। अब बारी आती है कि भाई आपके पास तो वैसा तब नहीं है हमारे पास, तब फिर एक इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है कि जो आपका ये जो मूत्र मार्ग है, जहां आपके टेस्टिस जो वृषण जो रहते हैं, वहां से एक धारी आप देखोगे ना तो पूरे शरीर में धारी वहीं मिलेगी आपको। ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई जो भगवान ने ना इंसान को इसी जगह सिला है। जैसे कोई चीज बनाते हो ना आप तो उस जगह सिल देते हो, तो इसको शिवनी नाड़ी बोलते हैं।
आपके मूत्र मार्ग के नीचे से स्टार्ट होती है, गुदा द्वार तक जाती है। देखना, आप हाथ लगा के एक धारी मिलेगी आपको, तो इसको सिवनी नाड़ी बोलते हैं। उसके नीचे एक नस भी रहती है, और इसको वैसे एलोपैथी की जो एनाटॉमी है उसको पेरिनियम बोलते हैं। पेरिनियम मूत्र मार्ग के से लेकर गुदा द्वार तक ये पेरिनियम है। जब आपको यदि हिब्बात की व्यवस्था नहीं है तो इस जगह आप गर्म ठंडा सेक करो, 5-5 मिनट का। गर्म कपड़ा ले रखो, अंडरगारमेंट हटा लो और बैठ जाओ, वहां पर लगाओ उसको। उसके बाद में ठंडा लो, फिर लो, गर्म लो, 5 मिनट ठंडा लो। इस तरह से करो तो भी बड़ी डिटॉक्सिफाई होगी। हमने कहा भी उसके टॉक्सिन्स को निकालना है, काटना चीरना थोड़ी उससे उपचार है हमारे यहाँ, और दवाई थोड़ी उपचार है। अब गंदगी है उसको निकालो। तो आपका हिब्बात की व्यवस्था ना हो, तब नहीं हो तो ये गर्म ठंडा सेक करिए आप, इससे भी आपका काम चल जाएगा। 3 बार करते ही हैं, हर बार चीज को हम 3 बार बताते हैं। 5-5 मिनट के 3 दौर करेंगे आप, तो गर्म में 15 और ठंडे में 15, 30 मिनट, आधे घंटे में ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। 3 बार में गर्म ठंडा, दिन में 2 बार कर लो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अब इसके बाद में एक और काम कर सकते हैं आप। अब इसमें एक पैक, जिस तरह हम लपेट लगाते हैं ना गर्म ठंडे की, ऐसे करो कि आपका जो ये जनन तंत्र है पूरा, ये आपका जिसमें टेस्टिस, वसन और आपका मूत्र इंद्री, इसके ऊपर क्या करो आप, सूती कपड़ा लो, जैसे ये रुमाल है, इसके इस तरह तय बनाओ, इसको गीला करो, निचोड़ लो, और इसको अपने इतना बड़ा लो जिससे पूरा मूत्र, जो आपका ये जो मूत्र वाला सिस्टम है पूरा कवर्ड हो जाए। इसके बाद में इसी प्रकार का ऊनी कपड़ा ले लो, उसको फोल्ड कर लो और उसके ऊपर रख लो। अब जांघिया पहन लो, अंडरगारमेंट में जांघिया, वो टाइट रहता है थोड़ा, उसको पहन लीजिए। अब रखिए घंटे के लिए आप, ये बड़ा जबरदस्त है। पूरे आपके जो यूरिनरी जो सिस्टम है आपका, जो आपका जो ऑर्गन्स हैं, उसमें पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी, कई बीमारी साफ हो जाएंगी आपकी। तो ये भी इसमें बड़े कारगर चिकित्सा, सरल है भाई। 2 कपड़े ही तो हैं, एक सूती और एक ऊनी, और जांघिया आपका थोड़ा वैसे वाला लंबा वाला अंडर जो वीर है वो तो ढीला होता है, जांघिया टाइट होता है, उसको पहन लो। बहुत सरल चिकित्सा है। तो आपकी कई बीमारी, आपके जो इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, ये भी सब साफ हो जाते हैं। ये हम बहनों को भी एक रोग में बताते हैं, कभी चर्चा होगी तो बताएंगे बहनों के लिए, तो ये भाइयों के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह आप इसको रखिए, तो ये भी इसमें बड़ा लाभ देती है। एक जो पेल्विक पैक, जिस तरह पेट पे आप वो पट्टी लगाते हैं, तो इसमें नाभि से नीचे और जनन इंद्री के ऊपर वो ठंडी गर्म आप सूती वाली निचोड़ लीजिए, उसको लगाइए और ऊनी लगा दीजिए उसके ऊपर, 1-1.5 घंटे रखिए। तो इसमें जो पेल्विक पैक है वो बहुत लाभ देता है, आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम की गंदगी को सोख लेती है वो पट्टी जो है। अच्छा, इसको ये मत लगाना कि बाहर लग रही है अंदर कैसे सोखेगी, इसके बारे में जाना ही मत आप, हमारे अनुभव है, हम बता रहे हैं आपको। बहुत चमत्कारिक चीजें हैं ये, आप तो करके देख लेना इन सब चीजों को, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे भाई क्या हो गया, इतना लाभ। हम कहते हैं किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह बरसों से रहती है, कितनी दवाई खा ली है उसने, अपनी आंतें खत्म कर ली, और प्राकृतिक चिकित्सा उसको नया जीवन दे देती है। तो भाइयों बहनों, पेल्विक पैक इसमें बड़ा काम करता है। यानी जो आपको जो पेट की लपेट हम बताते हैं, इसमें नाभि से नीचे लगाओ, ये आपका जो ब्लैडर है, जहां पर आपका जो पेशाब की जो वो थैली रहती है, इसके ऊपर बंधेगा, सूती है, पट्टी रहती है 5-7 फीट वाली, 8 फीट वाली, उसको निचोड़ के बांधिए, उसके ऊपर ऊनी लगा दीजिए। तो ये भी इसमें बहुत काम करता है। और अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं। जब आपको कभी पेशाब जो रुक जाए तो आप तुरंत गर्म हिब्बात ले लो, तुरंत पेशाब खुलेगा आपका, समझ गए ना। और जब दर्द ना रहे तब आप ठंडा हिब्बात ले लो, तो आपका जो ट्रैक है वो मजबूत होगा, ताकतवर। ठंडे ट्रीटमेंट से हमारे ऑर्गन जो है वो शक्ति प्राप्त करते हैं, और गर्म से जो है चीजें फैलती हैं, तो जो फंसी चीजें वो निकल जाती हैं। तो जब आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, पेशाब नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप गर्म ले लो, और तो ये आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। और यदि दर्द है तो गर्म ठंडा ले लो, तो दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात, यदि इसका स्थायी इलाज लेना है आपको, तो इसमें फिर मिट्टी की पट्टी पे जाना पड़ेगा। वही पेरिनियम जो क्षेत्र है आपका, आपके जहां मूत्र इंद्री से लेकर गुदा द्वार, इसके ऊपर मिट्टी का पैक लगाओ आप,
तो आपकी जो समस्या है वो सारे टॉक्सिन्स को मिट्टी को हमने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स को खींचती है। आपके जो प्रॉब्लम्स है प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन जलन, ये तो मिट्टी तुरंत खाती है। ठंडी पट्टी भी खींचती है, ये भी खींचती है। तो आप मिट्टी की पट्टी इसका स्थायी इलाज है, उस खींच लेगी और आपकी जो बढ़ी हुई ग्लैंड है उसको छोटा कर देगी और आपका जो समस्या है पेशाब आना कम आना ये सब दूर हो जाएगी। अगला ब्रह्मचर्य का पालन करो, बिल्कुल वही जवानी जैसा जीवन आप बुढ़ापे में भी जीना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करिए आप। और पेशाब को बिल्कुल मत रोकिए, इन बातों का ध्यान रखिए। प्राणायाम बहुत लाभ देता है। प्राणायाम तो भैया अपने जीवन का अंग बना लो। एक बीमारी की बात नहीं करते हम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। अब इस बीमारी में कपालभाति प्राणायाम बहुत सारी बीमारियों में लाभ करता है, क्योंकि इसमें पेट का जो है ना श्रिंकेज होता है बार बार, तो कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा लाभ देता है। कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें आप पैरों को उठा के नीचे झुकाते हैं, वो इसमें लाभ देते हैं। सर्वांगासन है, पैर ऊपर रहते हैं सिर नीचे रहता है। हलासन है, शीर्षासन लगता नहीं है, किसी दीवार के सहारे किसी दूसरे आदमी के माध्यम से लगवा सकते हो। वैसे प्रैक्टिस मत करो यदि आपको आदत नहीं है, आपके शरीर इधर उधर है तो। हलासन, सर्वांगासन में सीधे पैर उठा के रखो। 2-4-5 आसन में स्थिरता हमने पहले बता रखा, फिर कभी बताएंगे। इन चीजों को आप कर लीजिए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब बारी आती है आपके भोजन में कुछ विशेष चीजें। ये हमारा जो अगला अंतिम जो कड़ी होती है फूड हैबिट में, ईट एंड अवॉइड्स, किसको बढ़ाएं और किसको घटाएं। ईट एंड अवॉइड्स, किस चीज को खाना बढ़ाएं और किसको घटाएं, तो हमारी समस्या घटना शुरू हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, पहली बात तो नेचुरल डाइट, लंबी यात्रा हो चुकी सुन सुन के आप। प्राकृतिक, देखो सात्विक भोजन अलग और प्राकृतिक भोजन अलग। प्राकृतिक भोजन वो जो मां प्रकृति ने दिया है, आपने उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, वो प्राकृतिक भोजन है। जैसे कि आप फल खाते हैं, आज तक किसी फल में कोई ट्रीटमेंट नहीं करते आप कि भाई फल को उबालें या सेकें या भूनें, कुछ नहीं करते, ये नेचुरल है। इसी तरह वेजिटेबल्स में भी आ जाओ आप, जो सब्जियां हैं, फल तो खाते ही हो आप, इस तरह नेचुरल। कच्चा खाओ ना, जूस पी लो, कच्चा खाओ, आप सलाद खाओ, जूस पियो। सूप नेचुरल नहीं है भाइयों बहनों, सूप सात्विक है, क्योंकि उसको अग्नि का ट्रीटमेंट हो गया। तो आप इसमें कच्चा खाना, नेचुरल डाइट को बढ़ा के रखो, तो आपको लिक्विड मिलेगा, सफाई होगी आपकी। एक ध्यान रखो, हमारे शरीर के अंदर जो यूरिनेशन होता है वो गंदगी को बाहर निकालने के होना ही चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि पेशाब की समस्या है और आप बहुत पानी पिएंगे तो और दिक्कत बढ़ती है। तो इसका एवरेज है कि आप 3-4 लीटर पानी तो आपको गर्मी में लगता है और 2-3 लीटर पानी आपको ठंड में लगता है। इसमें सारे लिक्विड मेटेरियल को भी जोड़ लो, इतने पानी से आपका ट्रैक पूरी सफाई हो जाती है। तो आप नेचुरल डाइट लेते हैं तो उसमें पानी खूब जाता है। कच्चा खाते हैं आप, पानी भरा हुआ है, तो आपको फिर कम पानी की आवश्यकता लगेगी, तो ये समस्या होगी नहीं आपको, है ना, बार बार यूरिनेशंस वाली प्रॉब्लम। और जितने भी हमने पेशाब की जो दिक्कतें बताई थी, हमने जो भाई किडनी स्टोन की बात करी थी, ये इनमें सब में हमने सिट्रस ग्रुप को प्रधानता दी है। सिट्रस ग्रुप, नींबू वाली फैमिली। तो नींबू पानी का सेवन तो बहुत रामबाण है इसमें। जब भी आप पानी पियो, नींबू डाल के पियो, सफाई हो जाएगी, है ना। और संतरे खाइए, मौसम्बी खाइए, किन्नू खाइए, चकोतरा खाइए, माल्टा खाइए। ये फलों के इस फैमिली के फलों के नाम हैं। पंजाब में बहुत ज्यादा होता है ये माल्टा, किन्नू। आपके यहाँ तो नहीं आता है, या आता भी होगा, तो इनको जरूर खाइए, आप खूब खाइए, आता है और इन्हीं दोनों में ज्यादा आता है, तो आप सेवन करिए। ये जो बेरी है, अब वो अलग अलग जगह बेरी होती है, विदेशों में अलग होती है, यहाँ अलग है, यहाँ स्ट्रॉबेरी होती है। ये चीज इसमें ज्यादा लाभ देती है, स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। नींबू वर्ग में विटामिन सी ज्यादा होता है और इसमें बेरीज में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो बीमारी वाले कारण है, वो निकाल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो हैं। तो बेरीज खाइए। अब स्ट्रॉबेरी लीजिए, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, रेसबेरी है, ये जो मको जैसी आती है ना, पीली पीली, ये तो बिकती है जनरल। हमारे आंवल खेड़ा का तो मुख्य व्यापार है भाइयों बहनों, गुरुजी ने बड़ा चमत्कार कर रखा है। 100-150 रुपए किलो बिकती है वहां पे, ये पीले फल की जो मको जैसी होती है।
तो ये बेरी जो होते हैं, बेरी का मतलब जैसे टमाटर बेरी है, मतलब एक तरीके से मकोए, तो इस प्रकार के जो फल होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो आप खाइए। अब बेरी नहीं है तो टमाटर खाइए, इस बीमारी में टमाटर बहुत काम करता है। टमाटर लीजिए, टमाटर का जूस लीजिए, टमाटर का सलाद लीजिए, टमाटर का सूप पीजिए, लाभ देगा आपको। अगला जो ग्रुप है इसमें वो है क्रूसीफेरी जो फैमिली है। जैसे तेल लेना है तो सरसों का तेल लो, उसी फैमिली में आता है। और क्रूसीफेरी जो फैमिली है, जो ग्रुप है बॉटनी में, उसकी जो सब्जियां हैं, अब इसमें क्या है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, और आपकी ब्रोकोलाई है, ब्रुसेल स्प्राउट्स है। ये 4-5 जो गोभियां हैं, इनका आप सेवन करते हैं तो इसमें लाभ मिलता है। इसमें एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं सल्फ्लोराफेन, ये एक केमिकल है इस ग्रुप के अंदर। तो ये ग्रुप ये जो है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में बड़ा काम करता है, इसको हेल्दी रखता है। तो ये वाली आप सब्जियां खाइए। इसके बाद में जो आपके जो नट हैं, तो इसमें वॉलनट जो है, जो अखरोट है, उसमें क्या होता है, जिंक हाई रहता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी जिंक ज्यादा पाया जाता है, तो उसकी पूर्ति करता है, तो आपकी ये समस्या आपको नहीं होती है। खजूर भी लाभ देता है इसमें, 4-5 खजूर रोज खाइए, अभी आता है, ठंड का सीजन है, गर्मी में खाना है तो आप इसको पानी में गला लीजिए, रात को सुबह चबाकर खाइए। और लौकी का जूस इसमें बहुत लाभ देता है, तो लौकी के जूस में आप तुलसी के पत्ते डालिए। लौकी की जब जूस बनाए उसको चॉपिंग करिए, 4-5 तुलसी के पत्ते डालिए, ग्राइंड कर दीजिए, और उसको छानिए मत, वैसा ही पीना है, और उसमें काली मिर्च की 1-2 चुटकी डाल लीजिए। तो ये जो फार्मूला है लौकी के जूस का, ये बहुत लाभदायक फार्मूला है। अब एक कुल्थ की दाल आती है, हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमने इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर हम चूंकि इस टॉपिक को ले रहे हैं तो आप तक वो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि ये बड़ा लाभ देती है कुल्थ की दाल। हमने भी इसके बारे में कुछ ज्यादा, हम क्लियर बात बताते हैं, पर चूंकि इसमें स्टडी में आता है तो इसलिए आपको ये शेयर कर रहे हैं। कुल्थ की दाल को रात को गला दीजिए और सुबह इसको उबालिए तो सूप जैसी बन जाएगी, उसमें सेंधा नमक और हींग डाल के आप सेवन करिए। इसके लिए बहुत कहा गया है आयुर्वेद में जो है, तो इसको लीजिए आप कुल्थ की दाल को, तो ये बहुत लाभ देती है। आप थोड़ा ट्रेस कर लेना कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, तो ये आप ले लेना। तो ये चीजें हमने आपको ईट्स में बताई। एवॉइड्स तो आप जानते ही हैं, पित्त का रोग है, तला गला मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर देना भाइयों बहनों, और कम खाओ, वही जीवान को थोड़ा नियंत्रित करो। अभी क्या करे, शादी बारात भयंकर पानी का पटाखा, और ये दही बड़ा और ये आपका समोसा कचौरी बहुत हानिकारक है, ध्यान रखना। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक अल्कोहल ये सब इसमें बहुत दिक्कत करती हैं। सोडियम, ये जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं लोग, बहुत सारी समस्याओं को बढ़ाने वाले हैं। आर्टिफिशियल शुगर, अब भाई शुगर लेना है तो गुड़ को बल दीजिए आप, शहद को बल दीजिए आप, खजूर को बल दीजिए, पर जो चीनी है ना, शक्कर जो है, उसको आप कहीं ना कहीं रोकिए। उसके बाद में आपका कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, इसको रोकिए। और थोड़ा ध्यान रखिए कि रात को सोने से पहले पेशाब करिए। रात के समय में 6-7 बजे के बाद लिक्विड कम लीजिए, क्योंकि रात की समस्या है, लिक्विड वाला पार्ट है। बहुत लोगों को दूध पी के सोने की आदत है और कुछ पी के सोने की आदत है, तो ये दिक्कत बढ़ती है। पेशाब के लिए जाते नहीं, ब्लैडर भर जाता है, तो इस ग्लैंड के ऊपर जाते नहीं। कभी कभी अब ठंड में कौन आलस करेगा कि आज जाना है पेशाब, जाता ही नहीं है वो, तो वो दिक्कत बढ़ा देता है। तो जो लिक्विड मटेरियल्स है उसको सोने से 2-3 घंटे पहले आप पी लीजिए, तो उसके बाद तो उससे पहले यूरिनेशन हो जाएगा, तो आप आराम से सो पाओगे। नहीं तो रात भर ब्लैडर भरेगा, और जब वो भरेगा तो दिक्कत होगी, आपको बढ़ेगी। चलिए, आज की बात लगभग पूरी कर दी हमने, टॉपिक को समाप्त करते हैं। मनोज भाई, मनोज जी, हाँ भाई साहब। टॉपिक पूरा हो गया। जी जी। हाँ भाई, इस संबंध में प्रश्नोत्तर डाल लेते हैं। अगर कोई भाई बहन अपना प्रश्न पूछना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें।
किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, इससे संबंधित प्रश्न, नहीं तो फिर समय ज्यादा लगता है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम जी प्रणाम भैया। जी। हाँ भाई साहब, जो है मतलब जो बाथरूम की जगह है थोड़ा सा ऊपर और लेफ्ट साइड में दर्द देता है हल्का। ये लगभग 3-4 महीने से बना हुआ है। कहाँ पर? बाथरूम के थोड़ा सा और ऊपर, उस लेफ्ट साइड में जांग के थोड़ा सा, जहाँ पर जांग का मतलब एक से जुड़ा रहता है, उसके वो बीच में। मनोज जी आप बताएं, क्लियर नहीं हो रही आवाज। हेलो जी जी, वो कह रहे हैं जांग के, बोलिए भाई सबसे। ज्वाइंट भाई साहब, ज्वाइंट के बाजू में से। अच्छा, ये जो आपकी जांग और शरीर जो जुड़ता है। जी 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 भाई साहब, और बाथरूम के ऊपर। भाई तो इसका एक ही जगह बना हुआ है? जी 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 भाई साहब, ये तो कोई शरीर में कोई ये जो दर्द होता है, तो नीचे वाले पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चोट लगी हो या मोच आ गई हो, गिर गए हो आप, ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ तो नहीं है। बाकी योगा कर रहा था एक बार, तब उसमें हुआ था थोड़ा सा। हाँ, तो मांसपेशी में खिंचाव वगैरह आ जाता है, इसके लिए तो आप ठंडा गर्म सेक कर लीजिए और फॉल लपेट कर लीजिए, यदि वहां फॉल बन जाती है तो ठंडा गर्म सेक और फॉल लपेट, और हो सकता है तो मिट्टी का लेप कर लीजिए, इससे वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। मिट्टी का लेप, गर्म ठंडा सेक और फॉल लपेट, ये ऐसी चीज है जो कहीं का खिंचाव आ जाए, मांसपेशी में गड़बड़ हो जाए, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, ये तीनों ट्रीटमेंट इसको ठीक कर देते हैं, कहीं पर भी हो। जी ठीक है भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। भाई साहब, हमारा प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है और ऑपरेशन हो चुका है। हैं? प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो चुका है, प्रोस्टेट अच्छा। हटा दी गई है। इस समय यूरिन की प्रॉब्लम मेन है हमें, मतलब बार बार जाना पड़ता है, यूरिन कंट्रोल कम है, इसके लिए क्या करें साहब? ये कौन सी स्टेज में ऑपरेशन कराया आपने कैंसर का? 3rd स्टेज में सर। 3rd स्टेज। तो भाई देखो भैया, कैंसर की जो बीमारी है, अगला कभी चैप्टर कैंसर का लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एक बार कैंसर सेल डेवलप होते हैं ना, तो फिर वो डेवलप होते रहते हैं। तो एक तो आप अपना आहार के ऊपर, उम्र क्या है आपकी? 68 है। भाई साहब, एक तो अपना जो आहार है ना, उसको नेचुरल करो आप अधिकतम, तो इससे अच्छा। क्या होगा, कैंसर सेल जो आपको डेवलप नहीं होंगे, वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। ये अवॉइड क्या करें सर? हैं? अवॉइड क्या करें? अवॉइड में तो हमने सब ये अप्राकृतिक चीजें, जो आपका तला गला भोजन, आपका कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये जो जितनी भी अप्राकृतिक चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़ता है समाज, उनको अवॉइड करिए आप। बिल्कुल मिर्च मसाले बंद करिए, फैटी फूड को बंद करिए, ठीक है ना। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो बिल्कुल बंद करिए। डेयरी प्रोडक्ट को भी बंद करिए आप। दूध से बने पदार्थ, दूध है आपका, मक्खन है, दही है, छाछ है, इसको भी रोकिए, ये भी उसको बल प्रदान करता है। अब आप अपनी यात्रा में जूस ज्यादा लीजिए, फल लीजिए, सलाद लीजिए, है ना, इसको प्रधानता दीजिए। और यदि गर्म लेते हैं तो सूप लीजिए ज्यादा, लिक्विड में मिक्स वेज खाइए, यानी जो प्रकृति की चीजें हैं जिसमें अडल्ट्रेशन ज्यादा ना हो, वो वाला भोजन लीजिए। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो जो आपको इस पर आप वही हमने जो पेरिनियम जो आपको प्लेस बताया है, मूत्र मार्ग से लेकर गुदा द्वार तक आपको एक धारी मिलती है, इसके ऊपर आप मिट्टी का लेप रेगुलर करिए, रेगुलर मिट्टी का लेप, तो आपके सारे टॉक्सिन्स को खींच लेगी। और जो हमने ठंडा गर्म जो बताया था कि कॉटन की पट्टी 3-4 तय लगाइए और इस तरीके से उसको पानी में गीला करिए, निचोड़िए, और इस तरह से उसको उसी पेरिनियम वाले प्लेस पर, इसी के ऊपर ऐसी पट्टी ऊनी, वो सूखी रहेगी, उसको लीजिए और लगाइए, और अपने अंडर गारमेंट में जांघिया लीजिए, जांघिया उसको पहन लीजिए। तो आपका जो है वहां पर जो सेल्स में जो टॉक्सिन्स है, उसको ये दोनों चीजें खींच लेंगी। मिट्टी का ट्रीटमेंट अलग है, और ये जो पैक है, इसको पैक बोलते हैं। तो इसको आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसके ऊपर ये पैक लगाइए, तो ये आपके टॉक्सिन्स को खींच ले। उसमें सेक्सुअल ऑर्गन भी कवर हो जाएगा, पेरिनियम प्लेस भी कवर हो जाएगा, इतना बड़ा लगाएंगे गुदा द्वार से लेकर आपके ऊपर तक।
तो ये दोनों ट्रीटमेंट आपके, और हिब्बात का यदि मिल जाए तो हिब्बात तो रामबाण है, उसको जी, लीजिए आप। ये दोनों तब है हमारे पास। हाँ, बस तो ये दोनों ट्रीटमेंट आप घबराइए मत, भोजन को प्राकृतिक करिए और ये ट्रीटमेंट लीजिए। और जब आपको पेशाब कम आए तो उसको चेंज मत करिए, फिर गर्म ले लीजिए, गर्म हॉट जो हिब्बात है ना, गर्म पानी वाला, वो लीजिए तो आपको यूरिनेशन का फ्लो अच्छा हो जाएगा आपका। सर ये मिट्टी कितनी देर लगानी है, मिट्टी की पट्टी? मिट्टी में चूंकि ये कोई घाव नहीं, घाव में कम देर लगाते हैं, नहीं तो आप इसको 30-40 मिनट रखिए मिट्टी को आप। अच्छा जी। 30-40 मिनट धूप में बैठ जाइए और 30-40 मिनट रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और ठंडा गरम लपेट काफी देर रह सकता है? वो 1 घंटे तक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे से ऊपर चले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बात सर ठंडा लें कि गरम लें? देखो, अल्टरनेट तो इसकी उपचार ही है, पर जब आपको पेशाब रुके तो गरम ले लो, नहीं तो अल्टरनेट करो। रुका और नहीं, नहीं एक्सेस है। हैं? रुका नहीं है, एक्सेस है, ज्यादा है। ज्यादा हो रहा है तो ठंडा लीजिए, ठंडा लीजिए। अच्छा अच्छा। एक्सेस है तो ठंडा लीजिए, फिर आपका जो जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, रोकने की क्षमता आ जाएगी। ठीक, अच्छा सर। जी साहब, प्रणाम सर। प्रणाम भैया। जी, और कोई प्रश्न? और प्रश्न नहीं होगा? चलिए साहब, शांति प्रार्थना। आइए शांति सबके मन। प्रार्थना के पहले एक छोटा सा निवेदन जी जी। सारे भाइयों ने वो जो वॉल लपेट का जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ और भी कई सारी चीजें हैं जो वो चाहते हैं। हमने पहले भी किट की बात की थी, तो भाई लोगों के मैसेज है वो किट कब मिलेगी? अब 2022 में लॉन्च करेंगे साहब, नए साल से। ये दिसंबर और निकाल लीजिए आप, तो एक पूरा किट मध्य प्रदेश हमारा युवा प्रकोष्ठ है जिसके बैनर पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के तहत बढ़िया डिजाइन करके आवश्यक चीजें हम कुरियर से आपको भिजवाएंगे। मनोज भाई से लिंक करेंगे और सब तक पहुंचाना हो, हर घर तक। फिर उसको किट को देने के बाद में एक दिन किट के जितने भी हम चीजें दे रहे हैं आपको, उनके सबके उपयोग का एक दिन वो सेशन लेंगे, उसको खूब फैलाना आप। तो वो किट हमारी सब जगह पहुंचेगी, उसमें फॉल वगैरह सब रहेंगी। तो 2022 में लॉन्च करेंगे, ठीक है साहब। 15 दिन आप और इंतजार करें, हम 2022 में किट को लेंगे। चलिए, और कोई बात हमारे साथ जुड़ के नेचुरोपैथी पर है? आवाज नहीं आ रही भैया। हमारे साथ जुड़ के नेचुरोपैथी पे काम करना चाहते हैं, और आवाज हम तक तो क्लियर नहीं आ रही है। मनोज जी क्या कह रहे हैं? फोन पे बात कर लेंगे, शांति बात कर। चलिए, दोनों हाथ जोड़े हृदय के पास, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन को विराम दें, यात्रा को रोकें, परमात्मा से एकाकार होने का प्रयत्न करें और प्रभु से दिल से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपकी दुनिया में सबको आनंद और आपकी शांति की अनुभूति, आपको जीवन यात्रा अच्छी से चले, ऐसा भाव। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब।
पवन जी, ये डिसलिंक नहीं हुआ, डिसलिंक मनोज जी ने लिंक नहीं अभी थोड़ा है। हेलो मनोज जी, लिंक हटाना भूल गए तो